हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग मराठी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 8 मराठी, सेकंड चॅप्टर, पार्ट दुसरा, मी चित्रकार कसा झालो। या ज्या पाठाचे लेखक आहेत त्यांचं नाव आहे लक्ष्मण महिपती कडू। आपल्याला पुस्तकात त्यांचं सुरुवातीचं जे नाव दिलेलं आहे ते शॉर्टमध्ये दिलेलं आहे, ल म कडू, म्हणजेच काय की लक्ष्मण महिपती कडू। यांचा जन्म 10 जुलै 1947 रोजी झाला आहे। हे एक प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। त्यांची बालसाहित्य म्हणजे काय कि लहान मुलांसाठी, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए जो बुक्स लिखे या उन्होंने लिटरेचर लिखा है, उसके 30 जो बुक्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। प्रकाशित होना मतलब क्या, पब्लिश होना। त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कार्वर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। मतलब ये जो बुक्स हैं ये फेमस है। त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे। और इनको 2017 साल में जो खारीचा वाटा करके एक जो बुक है, पुस्तक है, उसके लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मतलब क्या अवार्ड मिला है। 2014 में भी उनको अवार्ड मिला है महाराष्ट्र शासन की ओर से उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा, मतलब एक अच्छे से लिटरेचर लिखना या जो बुक्स लिखना बच्चों के लिए, इसके लिए साने गुरुजी पुरस्कार मतलब साने गुरुजी करके एक अवार्ड है, वो अवार्ड उनको मिला है। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। मतलब क्या कि 2018 साल में अहमदनगर के जो शेवगांव करके है वहाँ पे एक बाल कुमार साहित्य सम्मेलन हुआ था। मतलब एक जो हम लोग उसे परिषद कहेंगे, साहित्य परिषद बाल कुमार नाम की, उसमें उन्होंने उनका क्या था, वो अध्यक्ष थे मतलब वहाँ पे। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले है। मतलब इसका क्या होता है कि जो निसर्ग है, नेचर जो है, इसमें हम लोग जब रहते हैं, इसमें रहते रहते इनमें से कुछ बहुत सारी जो कलाएं जो हमें हैं सीखने मिलती है, और वो सीखने के लिए जो रास्ते होते हैं वो हमें इस निसर्ग से, नेचर से हमें मिलते हैं। देखो अभी हम लोग पाठ शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट लेसन। आता आपण पाठ सुरू करूया। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। इसका मतलब क्या होता है कि जब लेखक राइटर, अभी आप 8वीं कक्षा में हो, तो आपकी जो उम्र है, उस उम्र में जब लेखक थे उस समय उन्होंने जो अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, वो अभी हमें वो बताने वाले हैं। प्रथम निसर्ग आपल्यातला आपण प्रथम निसर्ग आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। फर्स्ट क्या होता है कि नेचर, और ये जो निसर्ग होता है इस निसर्ग को हमें कभी भी भूल के नहीं चलेगा। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायद्याचं आहे, और निसर्ग के विरोध में न जाते हुए कभी भी उसके साथ ही हम एकदम मस्त एन्जॉय करके रहेंगे, वही हमारे लिए फायदे का रहेगा। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्गातूनच आपलं पालन पोषण होतं, इसका मतलब क्या है कि निसर्ग जो है उसमें हम लोग बड़े होते हैं।
मतलब क्या कि हमारे आजू बाजू में अभी जो गांव खेड़े में रहते हैं उनको पता रहता है कि एकदम ग्रीनरी जैसा माहौल रहता है, वातावरण रहता है। हम्म, तो ये सब हम फील करते हैं, इसमें हम लोग बड़े होते हैं। निसर्ग आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग आपल्याला मतलब हमें क्या करता है कि नाना कला का मतलब क्या है कि वेरिएशन, विविध। नाना का मतलब क्या है, विविध। यहाँ पे ऐसा मीनिंग होता है उसका। नाना कला शिकवतो मतलब क्या कि निसर्ग हमें बहुत सारी कलाएं जो है वो सिखाता है. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जन्याचा वाटा आपसूक सापडतील. निसर्ग धुंडाळत राहा मतलब क्या कि निसर्ग में खोजते रहो, निसर्ग में खोजते रहो. और इसमें ऐसा कहा गया कि तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसूक सापडतील. सर्जन मतलब क्या कि जो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो है उसकी जो राहें है वो आप लोगों को अपने आप मिलती जाएगी. अभी देखो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इनका जो प्राइमरी शिक्षण जो है वो एक छोटी सी गांव में हुआ है. माझं खेड अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. इनका कहना है कि इनका जो खेड़ा जो गांव है, वो एक निसर्गरम्य मतलब एकदम हरा भरा सुंदर ऐसा है और सुसंस्कृत होता. सुसंस्कृत मतलब कुछ अच्छा, मतलब वहाँ पे कल्चर हम फॉलो किया जाता था. घनदाट जंगल, एकदम बहुत बड़ा जंगल था. दुथड़ी भरून वाहनारी नदी. दुथड़ी मतलब क्या कि दोनों साइड से एकदम पूरी तरह से भर भर के जो बहने वाली जो नदी होती है वो. हम्म? निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंद आनंद. और नीले डोंगर, हिरवी रानं और सभी जगह पे एकदम आनंद आनंद ऐसा वातावरण रहता था. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. और ऐसे वातावरण में मनुष्य की जो अंदर की जो सर्जनशीलता है, सर्जनशीलता मतलब क्या है, क्रिएटिविटी बाहर न आई. हाँ, तो मतलब क्या, मतलब उसमें कुछ मतलब ही नहीं है समझो, इतना अच्छा एनवायरनमेंट होके भी, नेचर होके भी. माझा एक मित्र होता. आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. लेखक यहाँ पे बोल रहा है कि उनका जो फ्रेंड था उनको, और ये जो राइटर लेखक जो है इनको लगता था कि हमें ऐसा लगता था कि चित्र निकाले, ड्राइंग निकाले. लेकिन इनके पास कुछ भी जो साधन होता है जो अवेलेबल नहीं था. पेंसिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता. मतलब इनके पास पेंसिल, कलर, ब्रश ये तो छोड़ ही दो, लेकिन एक साधा कागज भी नहीं था. अभ्यासाची एकच वही और स्टडी करने के लिए एक ही बुक रहता था. पाटीवर लिहिण्याची एकच पेन्सिल और पाटी पे लिखने के लिए भी पेन्सिल एक ही. तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावे लागायचे, क्योंकि उसका टुकड़ा हो जाता था पाटी पे लिखने वाला जो पेंसिल है, तो भी उसको संभाल के यूज़ करना पड़ता था. दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती और दूसरा पेन्सिल मिलेगा ये कुछ पॉसिबिलिटी नाही थी. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रवित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना. वात्रटपणा वाटायचा. और देखो दूसरी बात ऐसी थी कि चित्र मतलब ड्राइंग निकालना ये ना टीचर को पसंद आता था उस समय, उनके समय में, ना घर वालों को पसंद आता था. ये एक बहुत बड़ा मतलब डर था. धाक असा, धाक असणे म्हणजे क्या कि डर रहना. अगला वाला पॅराग्राफ देखिए. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. और वैशाख महीना जो था उसमें का जो धूप जो रहती है वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा धूप रहती थी, उससे तकलीफ होती थी. और आप लोगों को पता रहेगा भी, ये वैशाख महीना जो मैंने बोला, तो ये जो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो मंथ्स होते हैं हमारे दिसंबर तक, ये इंग्लिश मंथ है. अभी ये वैशाख महीना मतलब क्या, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें लिखा रहता है. देखो अभी वैशाख महीना कब आएगा, उसमें अप्रैल के 15 दिन और मई के 15 दिन मिला के वैशाख महीना होता है. मतलब अब कभी कैलेंडर देखना, हिंदी वाला जो कैलेंडर होता है उसमें
लिखा रहता है मंथ के बाजू में। तो वैशाख मंथ मतलब कौन सा मंथ रहता है? अप्रैल और मई, ये दोनों को मिला के। तो ऐसे मंथ में जो धूप रहती है वो बहुत ज़्यादा धूप रहती है। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। और गांव में जो भी सभी बच्चे थे वो सब क्या करते थे, नदी में जाके कूदते थे। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचो और ठंड लगने लग गई कि फिर से हम लोग नदी के बाहर आके किनारे पे बैठते थे। काठालगत खूप खडक होते। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले। और देखो जो नदी का जो किनारा था उसके बाहर मतलब बहुत सारे ऐसे पत्थर थे। और वो पानी के बहाव से वो एकदम चिकनाहट आ गई थी उसमें, और प्लेन हो गए थे और बहुत ऐसे लंबाई तक वो दिखते थे। आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला। और लेखक ऐसे बोल रहे हैं कि आम्हाला तिथेच आमचा कॅनव्हास सापडला। कॅनव्हास मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि पेंटिंग निकालते समय जो बैकग्राउंड में वाइट पेपर यूज़ करते हैं, वाइट पेपर ऑयल पेंट्स के साथ उस पे पेंटिंग किया जाता है, उसे कैनवास कहते हैं। तो लेखक का कहना मतलब क्या है कि हमें ड्राइंग निकालने की जो इच्छा थी वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे कैनवास मिला। कैनवास किस रूप में मिला इनको? एक पत्थर के रूप में। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती। और इस सब जो बड़ा जो पत्थर है इसके ऊपर चित्र निकालने के लिए हमें पॉसिबल था, पण काढणार कशानं? बट वो निकालेंगे किस चीज से? तोही मार्ग सापडला। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो, शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात। ते आपटले की त्याची पिवळी पक्की पडते, अगदी पिठासारखी। हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार। और देखो यहाँ पे लेके कह रहे हैं कि उस समय में कलर तो नहीं थे, लेकिन जो मुरुम करके तांबूस मतलब ब्राउन कलर का जो एक पत्थर आता है, उस पत्थर से उस पत्थर को पीस के, और एक पीला कलर का पत्थर आता है, ऐसे पत्थर को पीस के जो पीला वाला या ब्राउन वाला जो पाउडर निकलेगा उसमें पानी डाल के हम लोग उसको कलर तयार करते थे। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। और मुरुम का जो पत्थर है, जो ब्राउन वाला जो मैंने अभी कहा, ब्राउनिश या ऑरेंज कलर में रहता है, तो ऐसा जो पत्थर है उसको गीला करके हम लोगों ने क्या किया स्टार्ट, जो बड़ा वाला जो ब्लैक कलर का पत्थर है, खड़क जो है, उसके ऊपर चित्र निकालना शुरू कर दिया। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या। और उस समय ऐसा लगता था कि जब चित्र निकालने की जब ये शुरुआत की तो ऐसा लगता था कि किस चीज़ की चित्र निकाले और किसकी नहीं। मतलब ऐसा उत्साह था, एनर्जी एनर्जी थी। और जो घुटनों पे बैठ के वो क्या करते थे, ऐसा नीचे पत्थर था तो वो लाल कलर का जो मुरुम का जो पत्थर है उससे वो चित्र निकाल के आगे आगे सरकते थे। तो उस समय वो जब पीछे देखते थे, वो पीछे वाला जब सूख गया कलर, तो एकदम ऐसा रेड डार्क कलर दिखता था। लाल जर्द मतलब क्या कि डार्क रेडिश कलर। आणखी सुरसुरी यायची। और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमें और उत्साह और एनर्जी आती थी कि हमारा जो चित्र है बहुत अच्छा निकल रहा है, मैं और निकालूँ ऐसी इनको इच्छा होती थी। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाही। और जो गरम हुए जो पत्थर है उसके ऊपर घुटने जो टेक के, घुटने पे बैठ के जो चित्र निकालते थे, तो घुटनों की जो चमड़ी है वो निकल जाती थी, उसका भी पता नहीं चलता था। मतलब इतने हम लोग उसमें मग्न होते थे, ऐसा लेखक का कहना है। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। फिर बाद में ऐसे जो खड़े खड़े जो पत्थर रहते थे, उसके ऊपर चित्र निकालना शुरू किया। काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते आणणार कुठून? कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता था कि इसमें कलर भर दिया जाए, लेकिन वो
लाएंगे कहाँ से कलर? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लालभडक होते. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो. और देखो उस समय काटेसावर फूलते मतलब क्या कि एक जो आप लोगों ने कॉटन का जो पेड़ होता है, कॉटन का प्लांट होता है, कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें जो जैसे कॉटन निकलता है उसकी जो कली होती है, वैसे ही एक ये कॉटन के जैसा ही प्लांट होता है काटेसावर. तो इसका जो कली होती है उसके अंदर जो जब उसमें मतलब कली बनना शुरू होती है वही टाइम पे उसको तोड़ लेंगे और उसमें से समझो उसको हम लोग क्रश कर देंगे तो एक वॉयलेट कलर का कलर उससे हमें मिलता है. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात और शेंद्री नाम की जो वनस्पति है उसमें जो कली रहती है उसमें से भी कौन सा रंग मिलता है हमें? ऑरेंज रंग मिलता है. काही पानांचा हिरवा केला और कुछ हरी पत्तियां लेके उसका हरा कलर कर लिया. चुन्याचा पांढरा, कुंकुवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होताच. और चूना जो रहता है उसका वाइट कलर कर लिया. कुमकुम जो रहता है उसका रेड कलर कर लिया. और कुछ पत्थर जो थे वो पीले कलर के तो थे ही पहले से. बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. और बांबू की जो मतलब शुरुआत में जो डंडी उगती है, उसको तोड़ लिया और आगे का उसका थोड़ा सा जो पॉइंट होता है वो उसको पत्थर से थोड़ा कर लिया हम लोगों ने, समझो दबा लिया तो उसका क्या होता है? ब्रश तयार हो जाता है. तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र. और हम लोग कुछ भी बिना खाए पिए क्या करते थे कि चित्र बनाते थे. क्या करते थे? चित्र बनाते थे. हम लोगों को किसी को भी खाने की पीने की कुछ भी परवाह नहीं रहती थी. और जहाँ तक देखोगे आप वहाँ तक आपको चित्र ही चित्र दिखाई देंगे. ऐसे दिन भर हम चित्र ही निकालते थे, ऐसे लेखक कह रहे. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी व्हायला लागायची. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. और कुछ दिनों के बाद बारिश आती थी और नदी में और ज़्यादा पानी आ जाता था. और पानी आने के कारण क्या होता था कि जो चित्र है वो नदी नदी में पूरी तरह से गायब हो जाते थे. गड़प हो जाना मतलब क्या? गायब हो जाना. अगले वाले पेज पे देखो, पेज नंबर 3. मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. निसर्ग किती परिणाम आपल्याला देत असतो हे लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधना नाहीत म्हणून अडून बसायचं कारण नाही. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते. मतलब यहाँ पे लेखक ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ये जो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल है, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल है. तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है. लेखक ऐसे बोल रहे हैं कि निसर्ग जो है वो हमें भर भर के देता है. तो हमें जो हमारी जो इच्छा है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए कुछ भी करने की. और जो ऐसे कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा कह के कुछ मतलब नहीं है. हमारी इच्छा अगर स्ट्रांग होगी तो हमें कहीं से भी राह मिल सकती है. आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा पण नदी वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाड़ायचा. देखो अभी यहाँ पे लेखक ऐसे कह रहे हैं कि श्रावण सरता सरता, श्रावण भी एक क्या है? एक महीना है, मंथ है. ये जो मराठी जो मंथ जिसे कहते हैं ये हिंदू कैलेंडर में ही होते हैं. अभी श्रावण जो मंथ है वो कौन से इसमें आता है? इंग्लिश मंथ. अब देखोगे तो जुलाई का एंडिंग, मतलब जुलाई के 15 दिन और अगस्त के 15 दिन ऐसे मिला के ये एक श्रावण मंथ होता है. आप कैलेंडर में देख सकते हो स्टूडेंट्स. तो ये जो श्रावण मंथ है इसमें जब बारिश ख़त्म होती है, थोड़ी कम होती है तो लेकिन नदी जो है उसमें पानी रहता ही है. और यहाँ पे लेखक ऐसे कह रहे हैं कि जो हमारा कैनवास था, कैनवास इस लेखक ने किसको कहा है? ये जो बड़ा वाला जो पत्थर है इसे कैनवास कहा है. तो ये जो कैनवास है ये
क्लियर होने के लिए, मतलब हमें दिखने के लिए या हमें उसके ऊपर ड्राइंग निकालने के लिए कौन सा मंथ उजाड़ता था? चैत्र मंथ। हाँ, ये चैत्र महीना मतलब मराठी महीना है। अब ये चैत्र महीना कब आता है? आप कैलेंडर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्च और अप्रैल, मार्च के आखिरी वाले 15 दिन और अप्रैल के शुरुआत वाले 15 दिन मिला के ये चैत्र महीना होता है। तब तक हमें वेट करना पड़ता था, ऐसा लेखक जो है ये बता रहे हैं। त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला और ऐसे में हमें क्या हुआ कि मिट्टी जो है उसके उससे कुछ बनाने की इच्छा हुई। लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची और जो रेडिश कलर की जो माती जो थी और एकदम सॉफ्ट माती थी, हम्म, वो हाथ में एकदम बटर के जैसे लगती थी। मूर्ति कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून-छपून करावा लागे और हम लोगों ने ऐसे फिक्स किया कि इससे मूर्ति बनाए। लेकिन यह मूर्ति बनाने का भी जो काम है, ये हमें छुपके-छुपके करना पड़ता था। काही गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाही तर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळ्याच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। और कभी-कभी ये जो मतलब मूर्ति बनाने का जो मिट्टी से मूर्ति बनाने का जो लेखक जो काम करते थे और इनके फ्रेंड्स जो काम करते थे, ये कहाँ पे होता था? एक तो गोठा, गोठा मतलब क्या? कि जहाँ पे गाय बैल ऐसे जो बांधे जाते हैं, गांव साइड में, तो इसको गोठा कहते हैं। और नहीं तो दूसरी जगह पे कहाँ पे करते थे? मंदिर जो रहता है उसके बाजू में जो पेड़ रहता है उसके नीचे ये करते थे। मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तड़े जाऊन ढासळायच्या और मूर्ति बना के समझो ये रखते थे, तो उसमें क्रैक होके ये टूट जाते थे। हिरमोड व्हायचा और इसमें जो लेखक जो बोल रहे हैं कि हम लोगों का डिसमोड होता था, मूड ऑफ हो जाता था कि ऐसा क्रैक होके ये जो मूर्तियाँ जो है ये टूट क्यों जाती है? त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता और इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आता था। विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असतं, जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं, त्याला तडे जात नाहीत. म्हणून आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या, तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन त्याच्या ढापल्या पडायच्या. पुन्हा विचार शुरू। और देखो इन्होंने लेखक ने क्या किया कि मूर्ति को जब जाते हैं, मतलब क्रैक हो जाते हैं, तो इसके लिए इन्होंने और एक ऐसा उपाय सूझा कि गाय का जो गोबर होता है, वो गोबर वो मिट्टी मिक्स करके उससे मूर्तियाँ बनाते थे और फिर कुछ दिनों के लिए मूर्तियाँ टिकती थी, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्रैक फिर से आ जाते थे और फिर से इनको लगता था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि उससे कभी क्रैक ही ना आए। आगे देखते हैं। आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। महादू आयते कपडे विकायला यायचा। सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा, तो अपना माल घोड्यावर लादून आणायचा। और देखो इनका जो गांव है, गांव में एक वीकली बाजार जो बोलते हैं हम लोग वीकली, मतलब हफ्ते में एक ही बार ऐसा जो बाजार है वो होता था। और यहाँ पे एक नाम का जो आदमी है, ये कपड़े बेचने के लिए आता था और पूरे डोंगर का पहाड़ी का जो इलाका था, इसके वजह से वो सिर्फ वहाँ पे मतलब चलने के जो रास्ता रहता है, बस उतना ही रास्ता रहता था। इसके लिए वो अपना जो माल है वो घोड़ा जो होता है उसके ऊपर लेके आता था। नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। नांदरुकीचं झाड़ मतलब क्या कि ये एक पेड़ होता है, ये पीपल के पेड़ के जैसा एक पेड़ होता है। तो इसकी जो छाँव होती है वो बहुत ज़्यादा छाँव होती थी। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली, लीद म्हणजे घोड्याचं शेण, त्यात बरेच धागे-धागे दिसत होते. हे धागे मातीत धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। और देखो ये जो महादू नाम का जो आदमी था जो कपड़े बेचने के लिए हफ्ते में एक बार आता था इनके गांव में, तो इन्होंने उस आदमी का जो एक घोड़ा था वो पेड़ को बांध के फिर गांव में कपड़े बेचने के लिए जाता था। जब ये जो घोड़ा है ये
मतलब क्या कि लीद का मतलब ऐसा होता है जैसे गाय का बैल का जो गोबर होता है वैसे ही इसका गोबर होता है घोड़े का। तो ऐसे जो घोड़े का जो गोबर है इसमें इन लेखक को जो है उसमें ऐसा थ्रेड के जैसा धागे जैसा दिखा कि बाबा ये माटी को पकड़ के रख सकता है। तो उन्होंने गोबर उठाया और उससे मूर्ति मिट्टी में डाल के मूर्ति बनाना शुरू किया। और मिट्टी में ये गोबर मिलाने के बाद मूर्ति बनाने के बाद उन्होंने देखा कि इस मूर्ति को बिल्कुल भी क्रैक नहीं होते हैं। देखो आगे बताता हूँ मैं। आता आमच्या मूर्तींना बिलकुल तडे जात नव्हते. केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही। और इन्होंने जो उससे मूर्तियाँ जो बनाई थी उसको बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता था। और लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना मुझे आनंद हो रहा है ये मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इतना आनंद मुझे होता था। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा। और साइंस में आर्किमिडीज करके एक जो साइंटिस्ट है उनका एक लेसन जो है ये जो लेखक है हमारे इन्होंने पढ़ा था। तो उसमें ऐसा कहा गया था कि लेखक ऐसे कहते हैं कि वो जो साइंटिस्ट है वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो छोटी-छोटी जो चीज़ जो हमें लगती है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ तो ढूँढते रहना चाहिए। तो ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। और जब उसको जो चीज़ चाहिए वो मिलने के बाद वो जो आर्किमिडीज जो है साइंटिस्ट वो अपना जो बाथरूम होता है उसको मराठी में न्हाणीघर कहते हैं, न्हाणीघरातून तो बाथरूम में से युरेका युरेका ऐसे चिल्लाते हुए बाहेर आया। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। और इस लेखक का कहने का मतलब है कि जब आर्किमिडीज को उसको जो चीज़ चाहिए थी जब मिली थी और उसको जो आनंद हुआ था और आनंद में उसने यूरेका यूरेका करके वो ऐसे भागते हुए बाहर आया था। उसको जितना आनंद हुआ था उतना ही आनंद मुझे हुआ था कि अभी जो मैं मूर्ति बना रहा हूँ इस मूर्ति को किसी को भी क्रॅक नहीं जा रहे। आपल्यापुरता का होईना पण तो एक शोधच होता। और लेखक का कहने का मतलब क्या है कि वो भले मेरे लिए सीमित था लेकिन वो मेरे लिए एक खोज थी। मैंने उसमें संशोधन किया था ऐसे मुझे लग रहा था। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे। और लेखक कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों को कि मुलांनो मी तुम्हाला एवढं सांगेन की प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे। कि ये लेखक जो है सभी बच्चों को सभी स्टूडेंट्स को आपको कह रहे हैं कि आप में सब में एक आर्किमिडीज छुपा हुआ है। त्याला कायम जागतं ठेवा और उसे हमेशा जगा के रखना है आपको। तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील। और आप ऐसे कुछ खोज करोगे जब खुश रहोगे और आप हमेशा के लिए ऐसे खुश रहते रहोगे। मैं आशा करता हूँ कि ये लेसन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।